हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो क्लास 12 का जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एनुअल परीक्षा हुई है इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की, जिसमें से हम लोग आज बायोलॉजी क्वेश्चन हल करेंगे। अभी देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की वार्षिक परीक्षा जो अभी हो रही है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 17 होता है और 30 क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में रहता है। तो फुल मार्क्स 17 में इसमें क्वेश्चन का सेक्शन जो है वो 2 सेक्शन में बटा रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे, है ना, 1 से 70 तक। लेकिन इसमें 35 ही हल करना होता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है ना। और इस प्रकार यहाँ पर 35 अंक और 35 जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलता है। तो आज हम लोग यहाँ सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करेंगे, यानी कि 1 से 70 तक क्वेश्चन हल करेंगे। जिसने भी जो बनाए हैं वो आप यहाँ से अपना आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है। निमोनिया, देखिए कौन सा उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है। यानी कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये 50% जिम्मेवार है और ये 20%। इस प्रकार इसका 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 1 और सी, ठीक है। और ये साल्मोनेला जो है वो अन्य बीमारी के लिए उत्तरदायी है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है, यानी कि मलेरिया के लिए कौन से रोगजनक उत्तरदायी है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, निमोटोड। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, क्योंकि प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम में आता है, जो एक प्रकार के मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो इस प्रकार 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 है, निम्नलिखित में से कौन बीमारी कीट रोगवाहकों के द्वारा संचालित होती है, ठीक है, यानी कि कीट के काटने से फैलती है। टाइफाइड तो बैक्टीरिया से, तो मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। फाइलेरिया जो है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है। तो ये बी और सी जो है, यानी कि दोनों कीट रोगवाहक हैं, जो कि दोनों मच्छर के काटने से फैल रही है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए, यानी कि साइटोकाइन रोध जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करता है। तो वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है, तो राइट आंसर साइटोकाइनिन रोध है। 4 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए, बी लसिकानु, चूँकि ये जो है एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, निर्माण करती है, इसीलिए ये तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नीरोप यानी कि ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है, ठीक है। नीरोप यानी क्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा निरोधक। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है। प्राथमिक लसिकाभ अंग हो जाएगा अस्थि मज्जा एवं थाइमस, क्योंकि अस्थि मज्जा जो है वो 20 सेल्स परिपक्व होती है और थाइमस में जो है वो 30 सेल्स परिपक्व होती है। तो इस प्रकार ये अस्थि मज्जा और थाइमस जो है वो प्राथमिक लसिकाभ अंग होगा। 7 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो रुधिर वर्ग ए बी होने से उसका जीनोटाइप हो जाएगा डी, यानी कि
IA और IB, 8 का D राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, यदि पौधे का जीनोटाइप AABBCC है तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, यानी कि कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C और स्मॉल c, तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। 8 कैसे बना, क्योंकि ये एक प्रकार का युग्मक है, 1 2 3, 3 प्रकार का हो जाएगा। तो जब हम इसका युग्मक निकालते हैं, है ना, जीनोटाइप में, तो इसका 2n स्क्वायर करके निकालते, 2 यानी कि n क्या हो जाएगा, ये जीनोटाइप है ना, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो 2 पे पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि यदि पौधे का जीनोटाइप 3 प्रकार के हैं तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 8, है ना, ये जो AABBCC दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, यानी कि क्रोमोसोमल विकार कौन सा नहीं है। तो ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये क्रोमोसोमल विकार है, टर्नर सिंड्रोम ये भी क्रोमोसोमल विकार है, डाउन सिंड्रोम ये भी क्रोमोसोमल विकार है, जबकि हीमोफीलिया ये क्रोमोसोमल विकार नहीं है ना, डिसऑर्डर नहीं है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, XXY एक्स्ट्रा Y हो जाता है, या तो क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि होती है या कमी होती है, तो इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, और इसका टर्नर सिंड्रोम में XO और डाउन सिंड्रोम में इसका ट्राइसोमी 21 के कारण होने वाला एक ऑटोसोमल विकार है। तो इस प्रकार 10 का राइट आंसर D हो जाएगा। एलेवन का है, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोमल समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि मधुमक्खी, हनी बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का B नंबर, क्योंकि हनी बी जो है वो हैप्लोडिप्लो होता है, यानी कि अगुणित और द्विगुणित। अगुणित में नर ड्रोन होता है और द्विगुणित में मादा रानी, जिसमें श्रमिक में के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संकर क्रॉस पर ये जो प्रभाविकता का नियम और विसंयोजन का नियम, ये दोनों एक संकर क्रॉस पर आधारित है, यानी कि 12 का राइट आंसर D हो जाएगा, A और B। जबकि स्वतंत्र अवयव का नियम ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो है वो एक अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, क्योंकि अवसादी चट्टान का निर्माण ही, है ना, सेडिमेंट यानी कि तलछटों के जमा होने से होता है, जो प्लांट एवं एनिमल के अवशेष से बनता है। इसीलिए अवसादी चट्टान जो है, जीवाश्म जो है वो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। जबकि रूपांतरित चट्टान, ये चट्टानें अत्यधिक गर्मी एंड दबाव से बनती है, ठीक है। जबकि आग्नेय चट्टान जो है इसके पिघले हुए मैग्मा या लावा ठंडा होने से बनती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का A। 14 का, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है। देखिए, समजात यानी कि होमोलोगस क्या होता है कि जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है, किंतु उसके कार्य जो है वो भिन्न भिन्न होती है। इसके विपरीत एनालॉगस यानी कि समरूप में देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न भिन्न होती है, किंतु उसके कार्य जो है वो समान होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान हो, यानी कि होमोलॉगस को देखेंगे और उसके कार्य भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय, इनका क्या है, उत्पत्ति एवं संरचना समान है, किंतु इसके कार्य जो है वो भिन्न भिन्न है ना, समजात अंगों के उदाहरण है।
जबकि ये जो ऑक्टोपस एवं मनुष्य की आंखें ये एनालॉगस का उदाहरण है। शकरकंद एवं आलू चूंकि ये जड़ और तना है ये भी एनालॉगस का उदाहरण है। और सी ये भी एनालॉगस का उदाहरण है। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि इसके संरचना समान है किंतु इसके कार्य जो है वो भिन्न भिन्न है। यानी कि ऑप्शन के अनुसार हम इसको राइट आंसर डी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डैश अणु है। डीएनए बोल रहा है कि डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है। क्यों नहीं गुजर सकता है? क्योंकि डीएनए जो है वो एक उदासीन अणु है। उदासीन कहने का मतलब है कि डीएनए चूंकि डबल लेयर से बनी होती है ना, ये सॉरी डबल स्टैंड है, लेकिन कोशिका झिल्ली ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन से है और जो लिपिड की बनी होती है। और ये नेचर में जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है ना, हाइड्रोफोबिक यानी कि जो आसानी से आवेश पर नहीं होने देते, ये जल विरोधी होते हैं, हाइड्रोफोबिक है ना कोशिका झिल्ली। इसीलिए डीएनए के अणु को जो है वो कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजरने देता है, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट समूह होता है जो अत्यधिक ध्रुवीय आवेशित हो जाता है। क्योंकि ये जल विरोधी है तो ये आवेश पार नहीं करने देता है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक होता है डीएनए, इसीलिए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का, पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस बैक्टीरिया से अलग किया जाता है? यानी कि पीसीआर जो कि हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, है ना, इसका डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है किस बैक्टीरिया के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए कि थर्मस एक्वेटिकस जो है वो एक प्रकार का इसको टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं और ये गर्म झरमों में पाया जाता है। यानी कि थर्मस एक्वेटिस बैक्टीरिया है, इसका एंजाइम जो है उच्च तापमान पर भी स्थिर रहता है, इसीलिए इसको पीसीआर में यूज किया जाता है ये थर्मस एक्वेटिस का। तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कि बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है? जो बीटी जीव है यानी कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन ये बैसिलस को क्यों नहीं मार पाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि बीटी जीव विष प्रोटीन जो है वो एक निष्क्रिय प्राकजीव विष के रूप में होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में। ठीक है, 17 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का, सूत्रकृमि मेलवाडेगाइन इनकोग्निसिया से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आरएनए इंटरफेरेंस का, है ना, आरएनए अंतरक्षेप का। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 19 का, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग किया गया था और ये पहला प्रयोग 1919 में, है ना, 4 ईयर गर्ल्स में किया गया था ये एडिनोसिन डाइएमिनेज को कमी की दूर करने के लिए। तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका चावल पर। ठीक है ना, 20 का राइट आंसर डी। 21 कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, जो कि फर्स्ट प्रथम पराजीवी गाय रोजी 1997 में किया था। 21 का राइट आंसर भी। 22 निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रायोपिथेकस। 22 का राइट आंसर ए। 23
निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमीएज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पाइरिडिन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि डीएनए में प्यूरिन यानी कि प्यूरिन ए जी के साथ है ना डबल बॉन्ड और एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो इसको एजी को क्या कहते हैं? ये प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार और थायमिन और साइटोसिन जो कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इसको कहते हैं पायरिमिडिन। तो ये किसने दिया था? तो ये इसका राइट आंसर होगा चारगॉप्स रूल के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाते हैं और थायमिन और साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और इसको प्यूरिन क्षार कहते हैं और इसको पायरिमिडिन क्षार कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चारगॉप्स रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है? एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? तो डीएनए के 200 क्षार युग्मक और हिस्टोन अष्टक, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होगा। 26, हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया? 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि वायरस से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। ये हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अवयवता का अलग होना और व्यक्तियों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संबंधन, है ना। 27 का राइट आंसर ए। 28, निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवंशिक कूट के बारे में गलत है ना, गलत कथन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिक कूट यानी कि कुल 64 है, लेकिन 64 प्रकूट एमिनो अम्ल का कूट लेखन करता है। टोटल 64 जो है वो एमिनो अम्ल के लिए कूट लेखन नहीं करता है। 64 में 61 जो है वो एमिनो अम्ल के लिए कूट लेखन करता है, बाकी जो है वो 3 ये स्टॉप कोडन कहलाता है ना। यहाँ पर हम लिखे हैं स्टॉप कोडन UAA, UAG और UGA, ये 3 स्टॉप कोडन है। बाकी 20 जो है वो एमिनो एसिड के लिए 20 एमिनो एसिड के लिए कूट लेखन करता है ये 61। तो ये कथन सही नहीं है कि प्रकूट तिर्यक होता है या असंदिग्ध एवं विशिष्ट होता है, ये अपसाहित होता है ना। बारे में गलत ये हो जाएगा कि सभी एमिनो अम्ल के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट बोयर ने। ये सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया में है ना, इसमें देखा गया कि इसमें प्रतिबंधन मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्षमता पाई जाती है। 30, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 31, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी, बायो रिएक्टर के संशोधित किया जाता है। 32, डीएनए द्विकुंडलित की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगर फास्फेट का बना होता है जो डीएनए डबल स्ट्रैंड है। 33, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटा जाए, है ना। तो इसके चिपचिपे सिरे होने के लिए आवश्यक है। ये 33 का राइट आंसर ए। 34, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोड की ओर, है ना। क्योंकि डीएनए
जो है वो नेगेटिव आवेशित अणु होते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस समूह होता है। तो जब ये नेगेटिव है तो किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। तो पॉजिटिव कौन होता है, एनोड। धनात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। इसीलिए चूंकि डीएनए नेगेटिव आवेशित अणु है तो पॉजिटिव की जाएगा, यानी कि पॉजिटिव क्या है, एनोड। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओराई, है ना, जहां से प्रारंभ होता है ये क्लोनिंग संवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन, 36 का सी। 37। आवृत बीजी पौधों के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कायिक कोशिका और जनन कोशिका, दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 38। निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूणपोष नहीं होता है। परिभ्रूणपोष किस में नहीं होता है, तो गेहूं में जो है वो परिभ्रूणपोष नहीं होता है, यानी कि पेरीस्पर्म नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। जबकि चुकंदर और काली मिर्च इसमें क्या होता है, पेरीस्पर्म होता है। तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होता है ना। जिसमें एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होता है इस घटना को ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रस। सिट्रस में आता है जितने भी खट्टे फल है जैसे नींबू एवं संतरे, ये किस फैमिली में आ जाएंगे, सिट्रस में, है ना। और इसमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, यानी कि बहुभ्रूणता पाए जाते हैं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा। 40। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। घास परिवार कहने का मतलब ये पोएसी फैमिली से होते हैं, जो कि मोनोकोटिलिडन होता है ना। घास जो है वो मोनोकोटिलिडन, तो इसमें पाया जाता है स्कूटेलम। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि इसमें स्कूटेलम पाए जाते हैं। 41। त्रिसंलयन के बाद भ्रूणपोष की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केंद्रीय कोशिका भ्रूणकोष, है ना। भ्रूणकोष की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका बन जाती है, तो ये केंद्रीय कोशिका। 42। निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं की दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का, है ना। निम्नलिखित सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं की दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये 42 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तंतुरूप समुच्चय, ये गलत होगा। 43। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को कहते हैं अपरद, है ना, जो कि मृत कार्बनिक पदार्थ से बना होता है, ये अपरद। तो 43 का राइट आंसर यानी कि डेट्रिटस, है ना। 44। द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या कहते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या कहलाएगा, प्राथमिक कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, और ये प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, शाकाहारी। तो जो द्वितीय उपभोक्ता को खाएगा तो वो प्राइमरी, है ना, मांसाहारी होगा, कार्निवोरस होगा। तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 45। कि मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, 45 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरदाहारी, है ना, क्योंकि ये अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को, है ना, जो कि मृत कार्बनिक सामग्री को खाते हैं, तो इसको अपरदाहारी कहते हैं। 46। निम्नलिखित में से कौन आफिरिस का प्राग्नीय अभिकर्मक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्षिका की एक प्रजाति, यानी कि मधुमक्खी का एक स्पीसीज है जो कि आफिरिस परागनी अभिकर्मक है। 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है। देखिए, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने के लिए 4 मुख्य कारक है। क्या क्या? जन्म दर, मृत्यु दर, या फिर आप्रवास या उत्प्रवास। आप्रवास मतलब क्या होता है कि व्यक्तियों का आगमन, है ना, दूसरे देशों से हमारे देशों में आना, व्यक्तियों का आगमन। और उत्प्रवास मीन्स व्यक्तियों का प्रस्थान, यानी कि जाना। तो जनसंख्या बढ़ने के लिए ये जन्म दर और आप्रवास, यानी कि जन्म दर से क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, और आप्रवास यानी कि व्यक्तियों के आगमन से जनसंख्या घनत्व बढ़ेगी, जबकि मृत्यु दर और उत्प्रवास से जनसंख्या दर घटेगी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या घनत्व का घटना, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व का घटना किससे होगा? मृत्यु दर से या फिर उत्प्रवास से, है ना। मृत्यु दर और उत्प्रवास यानी कि व्यक्तियों का प्रस्थान। बी और सी, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। दोनों बी और सी दोनों से क्या होगा, जनसंख्या घनत्व घटेगा। बढ़ेगा किससे? जन्म दर और आप्रवास से, ठीक है ना। इसका 4 कारण याद रखिएगा, हम बगल में लिख भी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को कंट्रोल किया गया, है ना। जो कि ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी यानी कि कांटेदार कैक्टस जिसको ऑफेंसिया कहते हैं, तो इसके लिए सलभ जो है नागफनी को कंट्रोल किया गया। ऑप्शन के अनुसार 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 लाइकेन किसका उदाहरण है। देखिए, लाइकेन ये इसका म्यूचुअलिज्म का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि सहोपकारिता। चूँकि लाइकेन में जो है वो फंगस और एल्गी का सहजीवन होता है, दोनों का, है ना, सहजीविता होता है। फंगस क्या करता है, ये शैवाल को आवास प्रदान करता है एल्गी को, जबकि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाते हैं, और इस प्रकार दोनों जो है वो एक दूसरे से लाभान्वित होता है, इस यानी कि म्यूचुअलिज्म की संबंध है। तो लाइकेन किसका हो जाएगा, ये एक सहोपकारिता का उदाहरण हो जाएगा। 49 का राइट आंसर ए। 50 संसार में कुल कितने महाविविध देश है, ठीक है, यानी कि मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। 15 का ऑप्शन के अनुसार 34। 51 किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए, शीतोष्ण क्षेत्र में। 52 किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है वो अमेजन वर्षा को कहते हैं, क्योंकि ये विशाल क्षेत्र में जो है इसमें वृक्ष पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन की मात्रा का उत्पादन करती है, इसीलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन को। 53 निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है। जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसेंजर कबूतर, है ना। 53 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट, है ना, रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डेस तर्क है, यानी कि क्या संकर है। जैसे प्राकृतिक रूप ने हमें डायरेक्ट भोजन, जंगल, लकड़ी, ईटीसी ये सभी मिलता है, उसको जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया संकीर्ण रूप से उपयोगी। 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 55 निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये भेड़िया जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं हो सकती है, जबकि गाय, टिड्डे, ये जंतुपलक यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो कि उत्पादक पेड़ पौधे को खाएगा, ठीक है। तो ये भेड़िया नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जीव जंतु को खाते हैं, मांसाहारी होते हैं। 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 56 प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से जो है रेडिएशन, है ना, एक्टिव रेडिएशन कितना प्रतिशत प्लांट ग्रहण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 10% जो है वो ग्रहण करता है। 57
शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है? शुक्रजनन नलिकाओं में ये सर्टोली कोशिकाएं और शुक्राणु जनन, ये दोनों कोशिकाएं जो है वो शुक्रजनन में पाई जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का कि भ्रूण के पाद और अंगुलियां स्वगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह के अंत में। 59 निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि HCG और HPL और रिलैक्सिन, ये सभी जो है वो गर्भावस्था के दौरान बनने वाली हार्मोन है। HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोपिन और इसका हो जाएगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ठीक है, और रिलैक्सिन, ये सभी जो है गर्भावस्था में बनने वाली हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक क्रोमोसोम, यानी कि जो सबसे बाहरी संरचना टोपी के आकार का जो होता है ये इसमें अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं, है ना, एंजाइम होते हैं एक्रोसोम में। 61 निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है, यानी कि हैप्लॉइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये द्वितीयक अंडक, यानी कि सेकेंडरी ओओसाइड जो है वो हैप्लॉइड होता है। 61 का राइट आंसर सी। 62 भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम का रखरखाव। 62 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो देखिए, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होता है उसको जो है वो सीधे गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि इंट्रायूटेराइन होगा, है ना, जो सीधे गर्भाशय में 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो, और यदि 8 ब्लास्टोमियर से कम हो तो उसका फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है और इसको जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। तो 63 का चूंकि पूछ रहा है 8 ब्लास्टोमियर से अधिक, तो इसको डायरेक्ट गर्भाशय में यानी कि इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र किया जाता है। 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 64 निम्नलिखित में से किस वायरस में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो जाएगा HIV, है ना, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम। 64 का राइट आंसर सी। 65 निम्नलिखित में कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कोकेन जो है ये परिवहन में बाधा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 कि दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना, जो दूध से दही बनने के लिए मदद करते हैं और इसके लिए विटामिन की मात्रा बढ़ती है विटामिन B112। ठीक है, 66 का राइट आंसर डी। 67 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? तो रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्टेनिन, है ना। 68 निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? गलत युग्म पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्यूटायरिक अम्ल, यानी कि कवक से उत्पादन ये गलत है, जबकि साइक्लोस्पोरिन ये कवक से उत्पादित है, स्टेनिन ईस्ट से उत्पादित है और स्ट्रेप्टोकाइन ये बैक्टीरिया से उत्पादित है। ठीक है, तीनों सही है, जबकि डी जो है वो गलत आंसर हो जाएगा। 69 निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? कौन से साइनोबैक्टीरिया? तो साइनोबैक्टीरिया के प्रकार जो है वो नॉसिस्टॉक है, एनाबिना है, ओसिटेलोरिया है, इनमें से सभी जो है 69 का डी राइट आंसर हो जाएगा कि सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेवार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 70 का और आज का ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से कंट्रोल किया जाता है, यानी कि तितली की लार्वा को किसकी मदद से कंट्रोल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिलस थुरिजिएंसिस, यानी कि BT, है ना, इसके मदद से तितली के लार्वा को कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार आज ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का जो कि इंटरमीडिएट है ना
परीक्षा 2026 हो रही है, वार्षिक परीक्षा। उसमें से सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हल किए हैं 1 से 70 तक। आप अपना मिला लें कि कहाँ पे बना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल पर नए हैं, ठीक है। इसी टाइप का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ये बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हम लोग लेकर आएंगे, तो चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि फिजिक्स या केमिस्ट्री हल करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।